12वीं का पास करके उसके बाद बस यहाँ मुझे पता चला कि इन्हीं के माध्यम से कि मिशन 50 इस तरह से रंजीत सर के आवाज़ सर मैं तो बस मैंने अपने ट्रेन दिया 12वीं के बाद और संयोग से हो गया। लेकिन इसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे जो कि पीजी वगैरह कर चुके थे। मुझे लगा था कि पता नहीं इस क्लास में मेरी क्या स्थिति होगी, लेकिन ऐसा हुआ कि जब टेस्ट होना शुरू हुआ ना तो 1-2 टेस्ट के बाद जिस स्थिति से सर यहाँ शिखर तक पहुँचे हैं 95% लोगों की पृष्ठभूमि वही है, हम लोगों की पृष्ठभूमि वही रही है जो कि सर की रही। इसलिए हिंदी मीडियम सर का भी रहा है, सर भी इस तरह की ग्रामीण पृष्ठभूमि और काफ़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति से आगे बढ़े हैं। तो लगभग सभी की, कुछ लोग हो सकते हैं बाद हो, लगभग सभी की यही स्थिति रहती है कि उसी तरह से संघर्ष करके आगे बढ़ने के लिए वो जद्दोजहद करते रहते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये मिशन 50 के माध्यम से सिविल सर्विस का यात्रा शुरू हुआ हम लोगों का। और मुझे भी कोई बताने वाला नहीं था। मैं बता दूं कि मेरे फैमिली में भी कभी सिविल सर्विस के बारे में अक्षर की भी मार्गदर्शन या गाइड करने वाले कोई नहीं थे। हाँ, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, डॉक्टर्स की बैकग्राउंड, ये सब सारी चीज़ें हैं रही है, लेकिन ये बैकग्राउंड नहीं रहा सिविल सर्विस। यहाँ आने के बाद एक तो आप सब निफिक्र हो जाइए कि बहुत बड़ा आपको रास्ता बताने वाले लोग मिल गए हैं जो कि सर हैं। और इस तरह क्योंकि बिहार में है तो ये भी आपके लिए बहुत फायदे की चीज़ है, क्योंकि जब मैं यहाँ मिशन 50 का बना था सर बिहार में नहीं था। आप लोगों की जानकारी होनी चाहिए। गुजरात है, अभी स्टेशन पर आए हैं। तो उस समय सर आते थे, कई महीने में 1 बार 2 बार कभी आए, लेकिन इस तरह से जितनी समय अभी दे पा रहे हैं सर उतना समय नहीं मिल पा रहा था। फिर भी सर का एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है हमारे रिजल्ट में। तो अब मैं बता दूँ कि इस बार 64वीं का जो रिजल्ट आया है उसमें मेरा आज प्रथम प्रयास था। मेरा ग्रेजुएशन 2017-18 में हुआ ही, और उसके बाद मैंने अटैम्प्ट दिया था 64वीं का, और उसमें मेरा से चेंज हुआ है। उसके बाद 65वीं का भी मैंने दिया, और उसमें भी मैंने इंटरव्यू दिया है, उसका रिजल्ट आने ही वाला है। और देखिए अब ईश्वर की कृपा क्या हो जाती है उसमें। फिर 66वीं का भी मैंने चूँकि प्रीलिम्स पास था उसमें भी दिया, उसका भी मेंस मैंने लिखा है, और जो हुआ है बस 1-2 महीने पहले जुलाई में हुआ है। तो लगातार 3 बार का प्रीलिम्स निकालने का और 2 बार का मेंस निकालने का ये अनुभव है। और अभी मुझे लगता है कि आप सभी के लिए जो कितने लोग हैं कि जो 67 देने वाले हैं नहीं वाला हमने, क्योंकि इसलिए मैंने पूछ लिया क्योंकि मैं जब 12वीं में था यही क्वेश्चन पूछा गया तो मैंने हाथ नहीं खड़ा किया था, क्योंकि मैं 12वीं में था, मैं एलिजिबल ही नहीं था। तो कोई ऐसे भी है जो 12वीं पास आप यहाँ है सिर्फ मेंस नहीं किया। अच्छा, एक भाई साहब है तो कोई बात नहीं, आपकी भी और अच्छी हो सकता है कि आप तैयारी कीजिए और बाद में एक ही बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल दीजिएगा और अच्छा है। बेस्ट ऑफ लक। 12वीं के बाद क्योंकि मैं बता दूं मैंने 10th करके तब मेरा घर मधुबनी हुआ। मेरा नाम रुपेश कुमार है, मेरा घर मधुबनी हुआ। मधुबनी कहाँ सर? मैं भी मधुबनी हूँ। मधुबनी में बेनीपट्टी। हम भी बेनीपट्टी। और आगे बताइए। अरे तो अरे बेनीपट्टी से हूँ। तो वहाँ से मैं 12वीं 10वीं पास बिहार बोर्ड से मैं पढ़ा हूँ। और मैंने जिक्र भी किया था, एक छोटा सा वीडियो आया था जिसमें मैंने जिक्र भी किया था कि हम लोग की पढ़ाई वैसी जगह से हुई है जहाँ पर टाट पट्टी यानी कि बोरा बिछा करते हैं। तो उस तरह की बोरा बिछा कर पढ़ने वाला, और भगवान से मनाते रहते थे कि भगवान करे वर्षा हो जाए, क्योंकि तो वो घर में पढ़ाई नहीं होती थी, मतलब रूम नहीं था तो पेड़ के नीचे से पढ़ाई होती थी, वो स्थिति थी। तो बारिश होने के बाद बस छुट्टी कर दी जाती थी। तो ऐसी स्थिति से 10वीं पास करने के बाद खैर वो सब बीती बातें हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा मायने लगता नहीं। और 10वीं के बाद मैंने जब पटना आया, फिर 10वीं के बाद मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स साइंस स्ट्रीम से ही, क्योंकि सबके ऊपर 90% के लोगों के ऊपर यही बहुत सवाल रहता है कि इंजीनियर बनना है। तो ये चीज़ मैंने भी, मुझे भी लगा कि इंजीनियर ही बनना है। और 12वीं के बाद मुझे फिर लगा कि नहीं, कहीं जगह मेरे चाल में शामिल होते रहे हैं, कुछ अलग करना चाहिए। एक जीवन मिला है तो इसी में कुछ भी प्रूव कर दीजिए कि हाँ कुछ जीवन मिला उसको मैंने सार्थक कर दिया। तो उसके बाद 12वीं के बाद मैंने जैसे ये सिविल सर्विस नेशनल इसमें मैंने शामिल हो गया और इधर से सिविल सर्विस की मेरी यात्रा शुरू हुई। तो अभी मुझे लगता है कि 67वीं के लिए जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं अब मुश्किल से 70 दिन का ही समय बच गया है, क्योंकि सितंबर लगभग समाप्त होने को है। 10 अक्टूबर नवंबर 2 महीना और 10 दिन दिसंबर का ले लिया जाए तो 70 दिन 70-75 दिन मुझे अभी भी लग रहा है कि मुझे पर्याप्त समय, यदि यहाँ से कुछ भी अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा फिर भी ये पर्याप्त समय है कि यहाँ से भी कम से कम, बहुत अधिक नहीं, लालच नहीं करनी चाहिए, लेकिन 105 का स्कोर 105 का स्कोर सेफ स्कोर मुझे लगता है कि हर एक कोई मान के चलिए मुझे जनरल का कटअप पार करना है, क्योंकि मैंने हमेशा वही किया मुझे, और मेरे लिए वही था कि कोई राहत की बात की नहीं।
तो जो ऐसा जनरल और वाई का कट ऑफ, जनरल लड़के का जो कट ऑफ पार करना होता है वही करना पड़ता था। तो इसके लिए आप 105 66 में 108 एक एक्सेप्शन केस है, वो बाद है उसको मत मानिए, क्योंकि अपवाद कभी परंपरा नहीं बनता है। तो इस तरह से आप 105 प्लस इसको रहेगा तो डे फर्स्ट से श्योर रहेगा कि मेरा प्रीलिम्स हो रहा है। 8 सेक्शन में लिए है। सबसे जो बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए जो सदाबहार सब्जेक्ट होता है वो हिस्ट्री, और मुझे लगता है कि इससे आप लोग सुने भी होंगे धारणा में जो सिविल सर्विस की तैयारी करने जा रहे हो, हिस्ट्री पता है अकबर के पिताजी कौन थे, उसके दादाजी कौन थे, उसके दादाजी कौन थे, ये बहुत ही टफ काम है। तो हिस्ट्री एक सुना हुआ रहता है, वो वास्तव में बिहार के एग्जाम में हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपका ऑप्शन नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, मेरा ऑप्शनल था मैथिली साहित्य। यहाँ किसी का है क्या मैथिली साहित्य ऑप्शनल? सर मैं आ रहा हूँ, इसके बारे में चर्चा करूँगा ऑप्शन के बारे में। तो हिस्ट्री की जो सेक्शन है बहुत ही मेजर पार्ट है। उसके बाद हिस्ट्री के बाद आ जाता है फिर साइंस सेक्शन, ठीक। और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट सेक्शन आ जाता है, वो है करेंट। और ये 3 सेक्शन के बाद फिर बिहार स्पेशल जी मैं आ रहा हूँ। और फिर पॉलिटी, इसके बाद फिर जियोग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स। करने का ऑप्शन बहुत सारा है। ये साइड कर लीजिए, इसको मैं बाद में इस पर चर्चा कर दूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन जो है रहा हिस्ट्री और बिहार सेक्शन, इसको आप अलग करके मत पढ़िए, इसको आप मैं कर रहा हूँ यहाँ, यहाँ से इसको मैं गाइड कर दे रहा हूँ और मैं इसको प्लस बिहार कर दे रहा हूँ। अब देख रहे होंगे कि 8 सेक्शन के बजाय ये हो गया 7 सेक्शन, ठीक। ये सेक्शन जो है ना आपका सबसे बड़ा मेन किला पता करना, ये सबसे बड़ा पोर्टल है ये सेक्शन। कम से कम 45 क्वेश्चन के आसपास राउंड फिगर में दिया है, 45 से 50 क्वेश्चन के आसपास ये क्वेश्चन पूछ लेता है। और इसमें अलग अलग इसको आप विभाजित करके कभी मत पढ़िएगा, क्योंकि बिहार की हिस्ट्री लगभग भारत की हिस्ट्री वही है जो कि बिहार की हिस्ट्री है। क्योंकि आप मगध साम्राज्य पढ़ेंगे, चाहे गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे, चाहे वो बौद्ध कला बौद्ध हो या जैन धर्म हो, जितनी सी सारी चीज़ें हैं वो इसमें कवर हो जाती है। और ये सेक्शन आपका ये कवर हो गया, समझिए कि आपने बहुत बड़ा एक किला मजबूत कर लिया। और मैं बता दूं बीपीएससी में जो 3 जिस तरह से जनधन, आधार और मोबाइल ट्रिनिटी गवर्नमेंट के लिए गवर्नेंस के लिए, इस तरह से बिहार बीपीएससी पीटी निकालने के लिए 3 ट्रिनिटी है, वह हिस्ट्री, साइंस और करेंट की ट्रिनिटी। तो हिस्ट्री साइंस में जिसमें मैं बिहार को इंक्लूड कर सकता हूँ, तो ये आपका एक मेजर पार्ट जो है, ये मेजर पार्ट आपका, इसको ये स्टार्ट कर, ये बहुत बड़ा पार्ट है। इसके लिए मैं क्या करना होगा, मैं इस पर आ रहा हूँ। इसके बाद सेकंड सेक्शन जो है वो है साइंस का सेक्शन। ये सेक्शन ये इसमें से मोटा मोटी पहले तो 63वीं तक 63rd बीपीएससी का तक ये था कि 20 क्वेश्चन लगभग पूछा जाता था, लेकिन अब ये हो गया ट्रेंड, लगभग 30 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 30 क्वेश्चन 150 में से 20% वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे, ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ा सेक्शन हो गया। तो ये सेकंड जो आपका सबसे मजबूत किला होनी चाहिए, ये साइंस हो गया। और उसके बाद जो है सबसे गेम में आप रहिएगा या फिर बाहर होइएगा, ये तय करने वाला हो करेंट। करेंट एक ऐसा सेक्शन है कि यदि आपको आ रहा है तो ठीक कीजिए, नहीं आ रहा है तो बस आपके लिए कुछ नहीं, बाउंस कर जाएगा आपके ऊपर से। और यहाँ यदि आपने स्कोर नहीं किया तो समझिए कि आप देश से बाहर हो रहे हैं। तो सिर्फ यही नहीं, ये तो ऐसे तीनों के लिए ये चीज़ लागू होती है, लेकिन बाकी के सेक्शन के साथ ये है कि आपने पढ़ा होता है कि कुछ दिमाग थोड़ा बहुत उठा पटक करके कुछ दिमाग सोच भी सकते हैं। करंट में कुछ नहीं, यदि पता है तो टिक कीजिए, नहीं तो आगे बढ़िए, कुछ वहाँ पर सोचने का कोई समय मिलेगा। तो ये तीसरा सेक्शन हो जाता है।
इसके बाद पॉलिटी सेक्शन अमूमन बिहार के लिए सबसे आसान सेक्शन माना जाता है, और ये चीज़ आप लोग मानते होंगे। मैं अधिकतर लोगों की बात ये कर रहा हूँ, पॉलिटी की क्वेश्चन यदि 10 से 12 क्वेश्चन पूछा जाता होगा, उसमें से 8-10 क्वेश्चन आराम से बना देते होंगे। तो ये पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये इसमें से 10-12 करके तीनों सेक्शन से पूछा जाता है क्वेश्चन। इस तीनों को आप एक साथ करके मैं इस पर बाद में चर्चा करूँगा। तो आप देख पा रहे होंगे 1, 2, 3, 4 और मैथ, इसको मैंने साइड कर रखा है, इसके बाद में बात करूँगा। ये 4 सेक्शन में नहीं होंगे, और इसका जो 150 क्वेश्चन पूछा है, तो उसमें यदि देखा जाए तो लगभग 45 से 50 क्वेश्चन यहाँ से हो गया। इसके अलावा 30 क्वेश्चन तो तय रखता है लगभग इससे, 30 क्वेश्चन के आसपास इससे। तो आप देख पा रहे होंगे लगभग 105 से 110 क्वेश्चन हो गया, और फिक्स रहता है कि 10 क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ठीक, लगभग 120 से 120 के आसपास रफली देखा जाए तो क्वेश्चन यहाँ से आएगा। जो 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी इस दोनों मिला करके इसकी तो कहते हैं जो जैसी देवता वैसी पूजा। जो देवता जिस किस्म को होंगे, स्थान जैसी होगी, फूल उतनी चढ़ानी चाहिए। तो यानी कि समय के हिसाब से आपको जो उसमें बचा हुआ समय है, उसमें इस पर थोड़ा सा कम ध्यान देना है। ध्यान तो देना है, किसी को आप छोड़ के नहीं चल सकते। सबसे महान जो देवता हमारे हो गए, तो प्रथम पूजा एक होनी चाहिए, सबसे अधिक समय करनी चाहिए। इसके लिए सर जितना कुछ भी बताते हैं वो काफ़ी पर्याप्त है। बस अपने जो भी आप, मुझे लगा कि ये नहीं पता होगा कैसे पढ़ना चाहिए, सभी को पता होगा कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, सबको पता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बताऊंगा, मैंने जो किया था, और जिस वजह से मेरा, मैं 66वीं का भी बात बताऊँ तो 65वीं का मेंस था, उससे पहले 10 चुका चाहिए। अक्टूबर के आसपास मेरा ये था, नवंबर 28 नवंबर को मेरा ये 65वीं का मेंस हुआ था, लास्ट खत्म, और दिसंबर में एग्जाम था इसका। पीछे मुझे 20 से 25 दिन समय मिला तैयारी करने के लिए। उससे पहले मैं बिल्कुल भी नहीं देखा था, फिर भी 20-25 दिन के लिए मैंने थोड़ा वो देखा, और क्या सब देखा वो इस चीज़ को मैंने रिवाइज किया, और जिससे ठीक ठाक स्कोर हो गया। तो इसके अलावा इसमें आ रहा हूँ, इसके अलावा एक ई ऑप्शन का जो है ना, हर्डल, ये अलग से मैं इसको साइड कर दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें बुलाते हैं कि पता नहीं ई ऑप्शन का ये जो हुआ है वो ठीक कैसे होगा कि नहीं। बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि लोग शामिल होते हैं हमारे कुछ लोग, सही है ना ई ऑप्शन। इसका मैं बहुत ही इसका तोड़ खुद ढूंढ लिया हूँ मैं, तो कभी मैं इसके फंसता नहीं, इसके ट्रैप में मैं कभी नहीं फंसता हूँ, क्योंकि इस पर मैं आ जाऊँगा। इसके लिए क्या होता है कि आप जब घटना चक्र, मुझे लगता है कि सभी लोग सुने होंगे, घटना चक्र दिखने के लिए क्या कीजिए, इसके लिए घटना चक्र के चार्ज अमर की मुख्य रूप में बिहार के तैयारी। और इसके अलावा यदि आप कोई और सब्जेक्ट पूर्ण पढ़ रहे हैं बिहार के लिए, कोई दिक्कत नहीं, हम ताजामत को छोड़ सकते हैं। लेकिन कोई एक बुक पढ़िएगा, अब वो समय नहीं रहा कि बाकी सारे बहुत सारे बुक पढ़ने का, कोई एक ही बुक पढ़िएगा, या हिस्ट्री के लिए घटना चक्र, बिहार के लिए कोई एक जो पिक कर लीजिए वो पढ़िए। और दूसरी बात है कि जिसमें जो भी आसान क्वेश्चन है वो तो आप आराम से पढ़ ही ले रहे हैं, जो कुछ टफ क्वेश्चन लगे, कोई भारी क्वेश्चन आपको लग रहे हैं, तो उसमें क्या कीजिए कि एक अपने मन से कोई किताब आपको देखेगा नहीं, उसमें संविधान होने की कोई बात नहीं है, चुपचाप लिख दीजिए कि 67 PPS, आप अपने से गेस कर लीजिए कि मैं क्वेश्चन आउट कर रहा हूँ BPSC का, ठीक। और इस हिसाब से आपकी अटेंशन उस पर एक अतिरिक्त जो आपको सतर्कता आप उसको क्वेश्चन के प्रति रखिएगा, और लगेगा कि और सब क्वेश्चन मत लिख दीजिएगा, नहीं तो पता चलेगा सब क्वेश्चन ही आपने गेस कर दिया, तो फिर तो सारे क्वेश्चन को आप एक ही नजर से देखने लगेंगे। जो क्वेश्चन आपको लगे आपके अनुभव के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे 15-20%, 30% क्वेश्चन को आप टिक कर दीजिएगा कि अच्छा 67 BPSC, कोई देखेगा अभी भाई अभी पूछा भी नहीं गया, तुमने कैसे लिख दिया, तो ये मेरा अनुमान ठीक है, किसी वजह में जाने वाला है। इससे क्या होगा, 25-30% क्वेश्चन आप काफ़ी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और उसके अलावा जो आसान क्वेश्चन है वो तो आप पढ़ेंगे, तो आसान क्वेश्चन कभी मत कीजिएगा इसलिए, क्योंकि वो आसान क्वेश्चन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना। तो इस वजह से इस तरीके से आप इसको 3-4 बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर जितना भी घटना चक्र है उसको पढ़ लेने के बाद ऐसा हो जाना चाहिए कि आपको उसको फर्स्ट पेज देखिएगा घटना चक्र में, सब एक नोट्स टाइप दिया हुआ है, ताकि वो पढ़ने से आपको ये पता चल जाए कि बाद में पूरे जो उस टॉपिक के बाद में कौन कौन सा क्वेश्चन है, क्या क्या दिया हुआ है, और उसने इस ढंग से वो नोट्स तैयार किया है कि यदि आप उसको अच्छे से पढ़ ले रहे हैं तो लगभग क्वेश्चन बाद में आपका वो बन जाएगा। तो इसलिए आपको घटना हिस्ट्री जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं, और बाकी सारी चीज़ें को नहीं पढ़ना है, कुछ चीज़ों को छोड़ भी देना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ में क्या पढ़ना है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या छोड़ना है। तो हिस्ट्री के लिए मैं बता दूँ, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री,
मॉडर्न हिस्ट्री सबसे इम्पोर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री के अलावा फिर जब आ गया एंशियंट और मेडिवल, मेडिवल में आप दिल्ली सल्तनत, मुगल का, ये दो सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी समय बचे उसको भी देख लेना है, नहीं बचे तो ऊपर से देख छोड़ देना है। इसलिए नहीं कि उससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हो सकता है क्वेश्चन पूछे, लेकिन यदि वो आप करने चले गए तो हो सकता है वो क्वेश्चन पूछेगा ही, लेकिन बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट एरिया कोई होगा जो आप मिस कर दीजिएगा। तो 150 में तो 150 कभी कटअप जाता नहीं। मैं पहले ही बता दिया कि आपको 105 चलाना है, मान के चलिए मुझे 45 क्वेश्चन गलती करके करना है, क्योंकि इससे आप एक स्पेस दे दीजिएगा अपने आप को कि आप एक अतिरिक्त दबाव, वो अतिरिक्त दबाव से अपने आप को मुक्त कर लीजिए। तो एंशियंट में फिर हो गया जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिंधु घाटी सभ्यता और मगध साम्राज्य, जिसमें मौर्य आ गया और गुप्ता। ये 4-5 जो एरिया है, 5 सेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है एंशियंट के लिए। बाकी मेडिवल के लिए जो मैं दो बताया, मुगल काल और दिल्ली सल्तनत। और मेडिवल पूरा का पूरा, सॉरी मॉडर्न पूरा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप बिहार का एक जो आपने मैंने जो कहा वो सारी चीज़ देख लीजिए, उससे काफ़ी सारी चीज़ें एंशियंट का इंडिया वो भी कवर हो जाएगा। तो ये जैसे ही कवर हो गया लगभग उसमें आप कोशिश कीजिए कि 45 क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, 45 से 50 क्वेश्चन, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे पूरा तो नहीं 30-35 क्वेश्चन सही कर देना। और 30-35 क्वेश्चन 2-4-5 तो का लगाता है ये सब, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है तो सब लगाता ही है। 2-4 तुक्के से सही होगा, बाद बाकी अपने पढ़ाई से सही कीजिएगा। तो कम से कम टारगेट होना चाहिए कि 30 प्लस स्कोर, 30 से 35 स्कोर मुझे इसमें करना है। यदि यहाँ 30-35 स्कोर हो जा रहा है, फिर आ गया बात साइंस का। साइंस सेक्शन में आप जो घटना चक्र की बुक है वो आप अच्छे से पढ़िएगा, उसमें भी बायोलॉजी को अच्छे से देखिएगा। लेकिन यहाँ ये नहीं है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री को आप छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी आप उतने ही इंपॉर्टेंस दीजिए, यानी कि इसमें आप साइंस वाले सेक्शन में पूरे ही बुक में आप कुछ टॉपिक को छोड़ सकते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा कि इसमें ये पूछा गया है बहुत सारा टेक्नोलॉजी से, कुछ आईटी से, कुछ फिजिक्स का सेक्शन है, और लास्ट का सेक्शन देखिएगा उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन जैसे यूनिट डायमेंशन हो गया, ये सब सारी चीज़ें इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है हमेशा बीपीएससी में, बताइए इसका मात्रा कौन सा है। और ये छोटी छोटी जो है सभी क्वेश्चन यदि आप नहीं पता बना पाएंगे तो समझ लीजिए इससे बाहर होगा। एक नंबर पे 85 से 90 तक स्कोर करना तो बहुत बड़ी बात नहीं। 90 से अधिक स्कोर करने में हर एक 5-10 क्वेश्चन के लिए अपनी तैयारी दोगुनी करनी पड़ जाएगी। तो उसके बाद एक क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा टफ करना, मतलब फाइट करना पड़ जाता है। साइंस के लिए घटना चक्र को अच्छे से पढ़िए, और यही इसका एकमात्र रोड मंत्र है कि साइंस अच्छे से पढ़ना ही होगा। करंट के लिए एक बहुत ही बड़ा डाइस्ट्री और सेक्शन आ गया, बहुत एक वाइटल पार्ट है, बहुत ही आपको विस्तार में जाना होगा। और यहाँ आप एक कोई जो मैगजीन जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके देता है उस मैगजीन का आप निर्भर मत रहिए, क्योंकि मैं चूँकि दिल्ली में भी तैयारी किया हूँ, उसके बाद मैं दिल्ली भी गया था, तो वैसे मैं विजन की मैगजीन पढ़ता हूँ, लेकिन विजन की मैगजीन यहाँ काम नहीं आने वाली है। दृष्टि की मैगजीन यहाँ बहुत अधिक काम नहीं करने वाली है, क्योंकि वे लोग वहाँ पर जो कंटेंट रहता है वो कंटेंट आपका यूपीएससी के उस ध्यान में दिया गया रहता है, और वो एक्सप्लेन किया रहता है किसी भी टॉपिक को। यहाँ क्या पूछता है करंट में, वो भी नीचे से उठा करके फैक्ट पूछ देगा, और वो फैक्ट कवर करने के लिए किसकी क्या अपॉइंटमेंट हुई, जो एक्सरसाइज हुआ उसका क्या नाम हुआ, इसका थीम क्या था, इस तरह की चीज़ें। और इसके लिए एक जो मैं करता था वो घटना चक्र की एक ईयरली आती है, वो एक करंट अफेयर दृष्टि नाम से, वो दृष्टि नाम से जो आती है वो मैगजीन आप ले लीजिएगा। उसके अलावा यूट्यूब पर आप लोग काफ़ी सारे वीडियोस देखते ही होंगे, मुझे तक हम लोग भी देखते ही थे। तो यूट्यूब की वीडियो को आप ऐसा कीजिएगा कि ये मत कीजिए कि आज देख लीजिए छोड़ दीजिए, जो वीडियो आप देख रहे हैं उसको आप एक प्लेलिस्ट बना लीजिए, उसमें सेव कर लीजिए, और बाद में उसको देखना है। वीडियो एक बार देखने से आपके समझ में नहीं आएगा, वो अपने कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में पूरी तरह से नहीं बैठेगा, और वहाँ जाकर के आप गलत चीज़ कर लीजिए। इसका एक ही इलाज है कि यूट्यूब वीडियो जब रिलैक्स के मूड में हो, जब पढ़ाई नहीं कर रहे हो, सोने जा रहे हो, या इस तरह की जो खाली समय है जिसका आप यूटिलाइज कर सकते हैं, उस समय उस वीडियो को प्ले करके आधा घंटा तक प्ले कीजिए, और उसको देख लीजिए कि मैंने कहाँ तक देखा, छोड़ दीजिए। और बहुत लंबा वीडियो, इसमें 10 घंटे 12 घंटे की वीडियो काफ़ी सारी है यूट्यूब पे, तो आधा घंटा 1 घंटा इस तरह से करके आप देखिए। लेकिन कम से कम 2-3 बार उसको वीडियो को भी देख लीजिए, तब जाके वो दिमाग में कहीं ना कहीं वो बैठ जाएगा। करंट क्योंकि एक ऐसा सेक्शन है कि 65वीं का करंट का उदाहरण आप लोगों के पास होगा ही। उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया ही था कि जो उसका प्रधानमंत्री जी का चुनाव हुआ था, और उसमें चौथे या 5वें, पूरी तरह से मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, चौथे 5वें राउंड के बाद
कौन से ऐसे जो थे कि नीचे से तीसरे चौथे स्थान पे थे, बताइए इस तरह का क्वेश्चन कौन बना सकता है? मैंने भी गलती किया था, मुझसे भी नहीं बना था वो चीज़ क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ देता है, तो वैसे क्वेश्चन को बस छोड़ दीजिए, क्योंकि आप ध्यान कीजिएगा कि 50 ओवर में, जिस तरह क्रिकेट का मैं एग्जाम्पल यहाँ ले रहा हूँ, 50 ओवर में 300 प्लस का स्कोर बहुत बढ़िया माना जाता है, जो भी क्रिकेट समझते होंगे तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 300 गेंद में हर एक गेंद पे 1 रन बनाना है, इसका मतलब ये भी नहीं है। यानी कि कुछ गेंद खतरनाक गेंद फेंकी जाती है गेंदबाज की तरफ से, तो रोक दी जाती है। क्यों? अगले गेंद को कंपनसेट कर देंगे, ताकि कोई लूज गेंद आएगा उस पर स्ट्रोक लगा देंगे। और यही होता है, यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए। यदि कोई खतरनाक क्वेश्चन आ जाए तो उसको सम्मान कीजिए, छोड़ दीजिए तो, क्योंकि 150 से कभी भी ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पर आप ये कीजिएगा कि ऐसा कोई क्वेश्चन भारी पूछे तो वो हमेशा वो कट ऑफ काफ़ी डिसाइड करता ही नहीं है। जो आसान क्वेश्चन रहे 30 में से कम 24-25 का टारगेट होना चाहिए, जो बनाए बनाऊँ तो यहाँ पर आपका ये 25 क्वेश्चन का टारगेट होना चाहिए। साइंस सेक्शन में जैसे कि यदि आपने सही से पढ़ा तो 22-23 का टारगेट आप हमेशा लग के चलिए, 7-8 छोड़ दीजिए, क्योंकि ये मान के चलिए मुझे ये गलती करना ही है। यदि ये आप भाव अपने मन में रख लीजिएगा पहले से ही, तो आप कहीं ना कहीं वो सांस लेने की स्थिति बनी रहेगी, पूरी तरह से अपने आप को भर नहीं दीजिएगा। और जैसे ही भर देंगे तो कहते हैं ना, वो आपका मन उबेगा, फिर वहाँ भाई नहीं हो रहा है, फिर मुझे तो टारगेट है 30 क्वेश्चन मैंने रख लिया है अपने मन में कि 30 क्वेश्चन करना ही है स्कोर, और ये प्रेशर अपने ऊपर आप ले लिए, फिर काम खराब होने वाला है। और ये एकदम रिलैक्स रहिए। मैं बता दूँ एक चीज़ कि बीपीएससी, ये आप मोटे अक्षर में नोट कर सकते हैं कि बीपीएससी इंडिया का सबसे आसान एग्जाम यदि कोई भी है तो बीपीएससी, इससे आसान एग्जाम कुछ भी नहीं है, क्योंकि बीपीएससी एक हलवा किस्म का एग्जाम है। थोड़ा बहुत चैलेंजिंग है भी तो पीटी ही है, मेंस तो समझिए कि एकदम से हलवा है, उठा लीजिए और खा लीजिए, बात खत्म कीजिए। और उसमें भी लड़कियों के लिए तो बीपीएससी इतना आसान है कि मतलब पूछिए ही नहीं। लेकिन बात है मतलब हमारे देश जी के इसमें शासनकाल में इतना सामाजिक न्याय का जो इतना बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है, ये बहुत ही एक एग्जाम्पल सेट हो सकता है पूरे होगा के हमारे देश के लिए भी, क्योंकि एक आधी आबादी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है और ये बहुत सराहनीय प्रयास है इनका, और इसका लाभ अभी मिल रहा है। आगे आने वाले दिनों में और अभी भी धीरे धीरे अब जैसी जागरूकता बढ़ रही है तो कठिन होगी, ये तो मान के चलिए, लेकिन अभी बहुत बड़ा एक स्वर्णिम काल है, जितनी अधिक हो सके जल्दी निकल जाइए, लड़कियों के लिए बहुत बड़ा मौका है। हाँ, ये थोड़ा सा लड़कों के लिए थोड़ा सा चुनौती बढ़ गई है लेकिन क्या किए, सामाजिक न्याय का ही है और एक सामाजिक न्याय होनी चाहिए। ये जो है आपका हिस्ट्री, साइंस और करंट, ये 3 यदि आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, इसमें से एक भी किला पर कमजोर नहीं होना चाहिए। एक भी किला कमजोर हुआ, कहते हैं सुरक्षा का चक्र जैसे ही टूटा, आप समझ सकते हैं कि आप खतरे में आ गए हैं और बाहर हो गए। ये सुरक्षा कवच है आपके, तीनों मजबूत होना चाहिए। इसमें से 2 डोज लेनी है वैक्सीन की, उसी तरह से 3 डोज है आपके बीपीएससी का, तीनों डोज लेना ही होगा, तीनों डोज को अच्छे से पूरा करना ही करना होगा, तभी जाकर के आप सोच सकते हैं कि अब हम बीपीएससी में केपीटी क्वालिफाई करने के पुलिस में। मैथ क्वेश्चन यहाँ पे ये लगता है कि ये बताइए मैथ में किनका जैसा कि जो बिल्कुल 36 का आंकड़ा जिनका चलता है मैथ के साथ, बिहार में कुछ ऐसे लोग हैं कि मैथ 36 का आंकड़ा चलता है, तो इनके लिए इनके बाद में बात होगा। लेकिन मैं बता दूँ, मैं मैथ्स के साथ मुझे इतना मैं फैमिलियर हूँ कि मुझे लगता रहता है कि 10 क्वेश्चन मेरे लिए सबसे मूड फ्रेश करने का एग्जाम 2 घंटे में मूड फ्रेश करने का समय यही रहता है जब मैं सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट राउंड में पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ जो पूरी तरह से मुझे आता रहता है, और उस क्वेश्चन उसमें 70-80 जो कुछ भी बन गया, उसके बाद में रिलैक्स करने के लिए अपने आप को फिर मैथ सॉल्व कर लेता हूँ ताकि अपने रिफ्रेश करूँ। और ये 10 क्वेश्चन मैं फ्री का नंबर मानता हूँ, ये 10 क्वेश्चन के साथ फ्री का क्वेश्चन नंबर आता है। लेकिन हाँ, जिनका 36 का आंकड़ा है मैथ से बिल्कुल ही नहीं बनता है मैथ के साथ, तो मैं बता दूं कि आप थोड़ा सा यूट्यूब वीडियो या तो कुछ भी प्रीवियस क्वेश्चन है ये सब आप देख लीजिएगा कम से कम, ताकि 6-7 तो एटलीस्ट बन जाए। 6+ का स्कोर आप लेकर के चलिए, क्योंकि 6+ यदि नहीं फिर बन रहा है तो दिक्कत है, क्योंकि फिर यहाँ पर ये आप कहीं और कंपनसेट नहीं कर सकते, इसकी जो भरपाई आप करना बहुत मुश्किल हो जाएगी। जीएस में एक लिमिट संभावना है, जीएस में आप अधिक स्कोर करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना होगा, और 6 से कम जा रहे हैं यदि आपका स्कोर हो रहा है, समझिए कि ये 5 स्कोर इधर से करना फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपको 100 क्वेश्चन करना ही है, 100 से आगे यदि सिर्फ 140 में करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए 5-6 क्वेश्चन कम से कम यहाँ पर बन जाएगा, इतना आसान रहता है ना। तो इसका भी मैं बता रहा हूँ, यदि बाकी आपने ये सही से तैयारी कर रखा है और बहुत जल्दी से बन गया, तो इसके लिए समय बचा करके आप क्या कीजिएगा कि एक होता है कि उसका ऑप्शन पुट करना, जो क्वेश्चन ना बने तो ऑप्शन पुट करके उसको वेरीफाई करवा दीजिए और आंसर जो मिल रहा है वो आंसर हो जाएगा। ये भी एक तरकीब होता है तो मैथ सॉल्व करने का।
यदि बोले कि वो है समय जब आपके पास रहे तो। जैसे मैंने एक क्वेश्चन था मेरे पास बहुत समय बच गया सर, मैंने ऑप्शन ही पुट कर दिया था, वेरीफाई कर गया, मैंने देख लिया। अच्छा मुझे नहीं पता था कि इसका प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस को चेक भी नहीं करते, वो वर्ड से चेक करते हैं। तो मैथ के लिए आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, जिनका बिल्कुल भी 36 का आंकड़ा चलता है इनसे, तो आप थोड़ा सा यूट्यूब वीडियो या कुछ भी देख लीजिएगा मैथ में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सब देख लीजिएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 56-59 से पीछे मत जाइएगा, 56-59 से देखिएगा, उसके बाद 60, 62, 63, 64, 65 और 66 तक हुआ है क्वेश्चन जब, उसमें आप ये देख लीजिएगा लगभग उसी ट्रेंड का क्वेश्चन पूछा है। पहले क्वेश्चन पूछता था भारी, वो +2 लेवल का क्वेश्चन थोड़ा सा रहता था, लेकिन अब बहुत ही इजी क्वेश्चन जो कि सामान्य SSC की तैयारी करने वाले लोग भी आराम से तो वैसे ही खूब टूर आ जाते हैं इस क्वेश्चन। बात रही पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की, ये या तो आप लोगों की पढ़ाई का ये होंगे, बल्कि पढ़ाए होंगे और आपके पास नोट्स तैयार होगा तो आप नोट्स कीजिए, वो इनफ होगा। नहीं तो एक बुक आती है, वो पटना में आप शायद मिलती है कि नहीं, मैं पूरी तरह श्योर नहीं हूँ, पॉइंटर मिल जाती है क्या? वो घटना चक्र की है। हाँ, तो ये घटना चक्र के पॉइंटर जो है, तो ये पॉइंटर सारा सब्जेक्ट सारा सब्जेक्ट इसमें वन लाइनर फॉर्म। बीपीएससी अभी बहुत ही आसानी किया मैंने पहले ही कहा, वो आप यदि कर लीजिएगा तो आप इसमें से यदि 30 क्वेश्चन है तो मेरा जैसे ये सेक्शन मुझे थोड़ा सा भारी लगता था ज्योग्राफी, लेकिन इसमें भी मैं इतना स्कोर जरूर रखता था कि जब 10-12 क्वेश्चन पूछे तो मैं 6-7 क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूर रखता था। उसमें इंडियन ज्योग्राफी मेरी सही रहती थी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में यदि कोई बहुत ज़्यादा पूछा तो मुझे वो क्वेश्चन मैं छोड़ देता था, छोटा ठीक कर लेता था, लेकिन वो मुझे पता नहीं रहता था। हाँ, मैथ थोड़ा सा आप देखते रहिएगा, यदि अब समय नहीं है तो बहुत ज़्यादा उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा चिंता मत कीजिए, क्योंकि जो एक आध क्वेश्चन पूछेगा वो बनना होगा तो बन जाएगा, नहीं तो होगा तो फिर वही बात की बात 150 कभी कटअप नहीं जाती, 105 ही बनाना है, छोड़ देना है, वो टिक कर देना भगवान का नाम लेकर के। लेकिन ये आप पॉइंटर पढ़ लीजिएगा तो लगभग ये इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और पॉलिटी का 30 क्वेश्चन होगा, ये आप अच्छे से कम से कम 20 + 20 क्वेश्चन आप यहाँ से आराम से कर पाइएगा। और 20 क्वेश्चन, क्योंकि ये पॉलिटी वाला सेक्शन है, यहाँ पर 12 क्वेश्चन पूछेगा तो कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ से आपका बन जाएगा, क्योंकि पॉलिटी क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन माना जाता है और ये हम सभी सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरह से आपका फिर एक इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है, इसमें कुछ करंट सेक्शन पूछा जाता है, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट वगैरह बिहार का जो पूछता है उसमें पूछा जाता है। तो इकोनॉमिक सर्वे इसके लिए यूट्यूब पर काफ़ी सारे लोग मेहनत करते हैं, आप हमारे लिए लोग तो मेहनत ऑलरेडी करते हैं, बस उनका व्यू बढ़ा देना है। आप देख लीजिएगा, आधा घंटा 1 घंटा का वीडियो होगा, वो देख लीजिएगा बस। यहाँ से आपका कम से कम यदि 30 क्वेश्चन सॉरी 10 क्वेश्चन पूछे तो 5-7 क्वेश्चन आराम से यहाँ बन जाए, यानी 5-7 क्वेश्चन यहाँ से, 5-7 क्वेश्चन फिर यहाँ से। यदि आपका ज्योग्राफी सही है तो आप अधिक भी कर सकते हैं, इसमें कोई ये ऐसा नहीं कि आपको मजबूत है फिर 5-7 ही क्वेश्चन करना है, अटैम्प्ट तो 150 लेना ही है, सभी को पता है, तो कोई जानते हो तो कोई इसमें गलती करेगा नहीं। तो आप देख लीजिए लगभग 22-23 यहाँ हो गया, 45 में से आप यदि यहाँ से 25-30 से 30-35 क्वेश्चन यहाँ से कर ले रहे हैं, तो फिर 45 क्वेश्चन 45 से 47 के आसपास हो गया, यहाँ पर फिर लगभग 80 के आसपास हो गया, ये तीनों करंट, साइंस और बिहार वाला मिलाकर, ठीक। और यहाँ आप यदि 6 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 86-87 के आसपास आपका क्वेश्चन को ये टारगेट पहुँच गया, और फिर ये 20 क्वेश्चन यहाँ से आ गया है, तो फिर ये पहुँचे 107-8। ये मैंने काफ़ी कम करके बोला है, 107-8 क्वेश्चन का टारगेट हमेशा होना चाहिए, और इस तरह से आप 107-8 का टारगेट यदि अचीव कर ले रहे हैं तो समझिए कि कोई ऐसा नहीं था सिवाय भगवान के कि जो आप कर लोगे। और ये इस बात का फायदा ये होता है कि पहले दिन से आप यदि श्योर रहते हैं कि मेरा प्रीलिम्स निकल रहा है, तो फिर आप मुक्त होकर के मेंस के लिए तैयारी करते हैं। और ये आपका बाकियों की तुलना में, क्योंकि आज देखा जा रहा है पिछले 2-3 एग्जाम से कि मेंस में लोग ऐसे अधिक लोग आ रहे हैं जिनकी मेंस की तैयारी है ही नहीं, अच्छे लोग जिनकी मेंस की तैयारी है वो पीटी के लेवल पे बाहर हो जा रहे हैं, 1 नंबर से 2 नंबर से। मेरे भी काफ़ी सारे फ्रेंड हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था, 104-103 का स्कोर किया था, लेकिन 108 इस बार चला गया कट ऑफ, इस वजह से उनका नहीं हो पाया। तो पीटी यदि आप 110 के आसपास रहते हैं, 107, 8, 10 के आसपास, तो लड़कियों का कट ऑफ थोड़ा बहुत नीचे भी जाता है, लेकिन लड़का भी से 105+ में आप सोचिए कि मेरा हो जाएगा। और बता दूँ 67 में ये कट ऑफ 108 नहीं जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये मत मानिएगा क्वेश्चन 166 के लेवल पर रहेगा,
66वीं की क्वेश्चन तुलनात्मक रूप से आसान क्वेश्चन थी, ये भी एक वजह था कटअप के ऊपर जाने का। 67वीं का क्वेश्चन आप 65वीं का देख लीजिएगा, कुछ हद तक उसके क्वेश्चन आएगा निश्चित रूप से, क्योंकि उससे आयोग को भी ये पता है कि यदि कटअप अधिक जाएगी तो आयोग की नाहसी होती है। उसमें आयोग के लिए एक उस पर सवालिया निशान खड़ा हो जाता है कि आपने क्वेश्चन कैसा सेट किया। कटअप तो एक मिनिमम नंबर है, उससे अधिक भी यानी लड़का लाया है तो आप 105 प्लस में पूरी तरह से श्योर नहीं। अब मैं आ रहा हूँ ई पे, सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है। तो सब नीचे पे जाकर दिए ना, उस साइड में प्लस क्या, सबसे नीचे देखिए साइड में प्लस प्लस, हाँ प्लस वाइज नहीं है सर, हाँ प्लस तो नहीं कर सकते। तो अब ये रहा जी ऑप्शन के जो इसका भूत है वो बहुत बड़ा भूत है, बहुत कुछ ये बता दीजिए। तो देखिए इससे जो डरना नहीं है, बल्कि समझिए कि आया कहाँ से, ये डर आया कहाँ से और इस डर का वजह क्या है और इसको कैसे पार पाया जा सकता है। मैं बता दूं, ये ऑप्शन बीपीएससी ने इसलिए कभी सेट ही नहीं की है कि वो आपका दिमाग टेस्ट करे। बीपीएससी के सेट करने के पीछे की वजह एक ही है कि मैं अब विवाद से बच जाऊँ, क्योंकि उनके हाथ में कहते हैं ना, दोनों हाथ में लड्डू, ये वाली बात है। बीपीएससी चाह रहा है कि मेरे दोनों हाथ में लड्डू रहे, और ये ऑप्शन कुछ ऐसा ही सेट किया गया है कि यदि सो करके उठे आदमी और एक गांव का सामान्य जो कि असामान्य व्यक्ति जो कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी कोई क्वेश्चन सेट करे, ये ऑप्शन उसको सही कर देगा। ये ऑप्शन आम लताम कुछ भी क्वेश्चन सेट कीजिए, ये ऑप्शन एक ऐसा है जिसको सब सही कर देगा। तो सारे क्वेश्चन को सही करने के लिए ये ऑप्शन लाया गया है, और उसके लिए आपको उसके डर में मत पड़िए। मान के चलिए साइकोलॉजिकल गेम है वो कि ये ऑप्शन नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। वैसे सब ये मानना कुछ थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन जैसे ही कोई क्वेश्चन आए तो यहाँ पे शायद अभी वो कोई क्वेश्चन की प्रीवियस ईयर है नहीं, लेकिन मैं आपको दिखा देता। कोई भी क्वेश्चन यदि पूछ रहा है तो आप क्या कीजिए कि उसको ढक दीजिए, ये ऑप्शन को ढक दीजिए और देखिए अब यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है कि पक्की ईंट के बने मुद्राओं के सांचे किस काल से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन है मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल, हर्ष काल, और पांचवा जो भूत है वो है इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक। आप कुषाण यदि टिक करते हैं यही आंसर होगा। इसमें निम्न में से कोई नहीं या निम्न में से एक से अधिक क्या सेट करने के पीछे वजह ये नहीं है कि आपका दिमाग टेस्ट किया जाए और सोचने की हो सकता है कुषाण काल में कहीं और भी तो नहीं होगा, कहीं एक और ऐसा हो तो निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं, कहीं ठीक होना हो। जैसे ही आप दिमाग को थोड़ा उधर दौड़ाए तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी वो कहीं ना कंज्यूम कर लेगा। वो एनर्जी आप आगे चल करके दूसरे क्वेश्चन को जो देते वो कहीं ना कहीं ये आपको खाते। तो इस बचने के लिए तरीका है कि ढक दीजिए। और मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यदि मान लीजिए एक ऐसा क्वेश्चन पूछे कि निम्न में से कौन से प्लेयर बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक। ऑप्शन दे दें कि साइना नेहवाल और साक्षी मलिक और विनेश फोगाट और पीवी सिंधु, ठीक। और ऑप्शन दे दें निम्न में से कोई नहीं, निम्न में से एक से अधिक। यहाँ यदि आप ये ऑप्शन रख दिया तो आप सोच में पड़ जाएंगे। यहाँ तो पीवी सिंधु और साइना नेहवाल दोनों ही हैं बैडमिंटन से संबंधित। कायदे से यदि एक ऑप्शन और होता जिसमें दोनों ही मैं टिक कर सकता था तो वो ऑप्शन आपका क्वेश्चन सही कर देता, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप साइना नेहवाल टिक कीजिए, कोई पीवी सिंधु टिक कर दे, तो इस तब हटा सकते हैं आप। और आपके उस दुविधा का समाधान करने के लिए ऑप्शन उपस्थित है कि आइए आप ई ऑप्शन को टिक कीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इसलिए ई ऑप्शन उस समय के लिए, और नहीं तो फिर मैं बता रहा हूँ कि एक और क्वेश्चन है जिसमें पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र या राज्य जो कि भारत में है। ऑप्शन दे दे कि एक पेरिस, एक दे दे ब्रिस्बेन, एक लंदन और एक दे दे टोक्यो। अब ये क्वेश्चन गलत सारा सेट किया गया है, मतलब यदि ई ऑप्शन को आप ढक दे रहे हैं तो। लेकिन आप क्या कहेंगे, या तो यहाँ पर लिखना होता है कि इनमें से कोई नहीं तो आप लिख सकते थे, यदि कोई ऐसा ऑप्शन आ जाता कि इस निम्न में से कोई नहीं तब आप टिक कर सकते थे। लेकिन चार ही ऑप्शन यदि दे तब तो आप ऐसा नहीं कर सकते, तब आप फिर हटा दीजिए वो हाथ और वो आपका शंका का समाधान कर देगा। ठीक है, ये ऑप्शन टिक कीजिए आप आपके एग्जाम में। तो ये ऑप्शन तो वही है, ये ऑप्शन हमेशा उसी स्थिति के लिए बनाया ही गया है। दो चार क्वेश्चन आजकल जानबूझ करके डाल देती है बीपीएससी कि ये ऑप्शन का भी थोड़ी प्रासंगिकता बनी रहे, और वो गौर कीजिएगा तो ये ऑप्शन ऐसे ही क्वेश्चन में ये ऑप्शन उसका आंसर आता है तो काफ़ी सामान्य प्रकृति का आंसर है।
एक दो क्वेश्चन की मुझे पता है, एक दो क्वेश्चन का आप मत जाइएगा, वो एक दो क्वेश्चन का भी डिसाइड करता नहीं, वो हमेशा यूपीएससी क्वेश्चन में भी विवादित रहता ही है एक दो क्वेश्चन। तो एक दो क्वेश्चन ऐसा मान लीजिए पूछते कि ई ऑप्शन की, जैसे मैंने बताया कि साइना नेहवाल बैडमिंटन और एक पीवी सिंधु वाली बात, ऐसा क्वेश्चन रिसेट करें, जाहिर सी बात है ई ऑप्शन होगा ही। तो इस तरह से ई ऑप्शन के लिए डरना नहीं है, उसके पीछे का मेन मोटिव यही है कि आपको उनके द्वारा यदि कोई क्वेश्चन गलती हो जा रहा है तो ई ऑप्शन सही कर देगा और वो बचा लेगा। ई ऑप्शन का यही एक मेन मोटो है, इससे डरना नहीं। तो क्या होता है कि 5-7 क्वेश्चन आदमी अतिरिक्त सोच करके, अतिरिक्त दिमाग लगा देने के बाद कि ये ऑप्शन भी तो हो सकता है, और ये दिमाग में जो रहता है इस वजह से क्या करता है आदमी गलत कर देता है, जबकि ये ऑप्शन उसका ये ऑप्शन रहता ही नहीं है आंसर उसका कुछ और रहता है एबीसीडी में से। ई ऑप्शन के लिए डरना नहीं है, ये बिना मतलब का बहुत खड़ा किया गया है बीपीएससी के माध्यम से, यदि हटा दे तो बेहतर होगा, लेकिन बीपीएससी हटाएगी नहीं, और जो कुछ करना हो आयोग के ऊपर है। अभी तो है मुझे जो डर है इस डर पे पार ही पाना है, यही एक समाधान है। तो अब रहा कि जो मैंने कहा था इसके अलावा कि ऑप्शनल कितने लोगों का यहाँ पर बाकी है, हिस्ट्री कितने लोगों का और स्टम्प दोनों का तो खड़ा किए, मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग इसी में आ जाएंगे। अच्छा, और मैथिली भी किन्हीं का है क्या ऑप्शन? मेरा ऑप्शन मैथिली था। अच्छा नहीं है यहाँ की नहीं होगी। तो देखिए ऑप्शन चुनने के समय में आप ये सावधानी जरूर रखिए, जो आप जैसे मेरा इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड रहा है, मैंने ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स से किया है, लेकिन उसके बाद मैंने अपना ऑप्शन सब्जेक्ट चेंज कर लिया, वो मैथिली रखा। तो ऑप्शनल आपका एक ऐसा है, खासकर बीपीएससी में आपको बहुत फाइनल मेंस के समय में वो मेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा तय कर देता है कि आपका रिजल्ट होने वाला है कि नहीं। देखिए होंगे मैथ से इतना अधिक स्कोर हो जा रहा है, किसी सब्जेक्ट में 160-170 से अधिक नहीं आ रहा है। तो ऑप्शनल के लिए आप सावधानी थोड़ा सा बरतिएगा, ये नहीं बहुत लगाव है उस सब्जेक्ट के प्रति, ये भी देखिएगा कि मार्क्स किस हिसाब से आ रहा है। बाकी अच्छा लिखने पर किसी भी सब्जेक्ट में ये तो कहावत है और मानते भी है सभी लोग कि अच्छा लिखेंगे तो किसी भी सब्जेक्ट में नंबर आ सकता है, ये सही है। लेकिन ये कहने में अच्छा लगता है, थोड़ी बहुत प्रतियोगी जो दुनिया है उसमें तय है कि कुछ सब्जेक्ट में किसी खास मीडिया में मार्क्स कम और किसी खास सब्जेक्ट में अधिक मार्क्स मिलते हैं। ये एक भले इसके पीछे क्या लॉजिक है जो मुझे नहीं पता, कोई भी नहीं बता सकता है, लेकिन ये एक आम धारणा जो बनी हुई है वो कायम है। तो इसके वो खैर मेंस के समय जब भी होगा मैं बीच में हो सकता है आऊँ मेंस के लिए, क्योंकि मेंस का मुझे अब लग गया है कि इतना वो प्रिडिक्टेबल रहता है, पहले आप तय कर सकते हैं कि क्या क्या पूछा जा सकता है, क्योंकि इसकी मेंस अभी वर्तमान में सबसे आसान यदि कोई कुछ भी है बीपीएससी की मेंस। अब यदि आप लोगों का कोई भी और क्वेश्चन हो सके तो आप पूछिए, और तो काफ़ी देर बताइए अभी कुछ ऐसा हो। सर मैथिली के लिए कैसे तैयारी की आप? मैथिली के लिए मैं सुरेंद्र राज सर के पास क्लास किया था दिल्ली में, मैं जब दिल्ली चला गया था वहाँ मैथिली की क्लास मैंने किया। और मैथिली के साथ एक ये है कि एक अच्छा ठीक ठाक नंबर आपको मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा विशेषज्ञता नहीं होने के बावजूद भी। काफ़ी सारे लोग जो कि नॉर्थ बिहार नहीं बल्कि साउथ बिहार से हैं, वे भी मैथिली से रिजल्ट लिए हैं। यहाँ तक कि यूपीएससी में तो आउट ऑफ बिहार भी जाकर के लोगों ने मैथिली लिया है और उनका सिलेक्शन हुआ है। बिहार में अभी भी काफ़ी अच्छी स्थिति में लोग, काफ़ी अच्छी संख्या में लोग मैथिली लेते हैं, उनका रिजल्ट निश्चित रूप से होता भी है। और मैं ही देख रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि 14वीं में भी मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। और मैं एक चीज़ बता दूँ, मैं जो एग्ज़ाम दे करके आया मैथिली का, मैं खुश नहीं था, मुझे लगा कि मैं ऑप्शनल में मुझे डुबा दिया। मैं कुछ चूँकि पेपर बहुत टफ नहीं था, मैं अपनी तैयारी से उससे संतुष्ट नहीं था, मुझे लगा कि जैसा जाना चाहिए था पेपर मेरा वैसा कुछ एग्जाम गया नहीं। लेकिन जब इस बार का स्कोर आया है तो मैथिली का हाईएस्ट स्कोर मेरा ही है, 191 इस बार का हाईएस्ट स्कोर। इसलिए मुझे लगता है कि मैथिली के साथ जब मैं संतुष्ट नहीं था फिर भी 191 मिल गया। तो ये है कि यदि आप के साथ मैथिली के साथ थोड़ा सा और ध्यान दें तो और भी बहुत अच्छा फल आप होता है। जी हाँ, उसमें ये है कि 4 सेक्शन है, गद्य, पद, भाषा और साहित्य। तो इसमें है कि आपका लगभग 6 क्वेश्चन भाषा साहित्य से पूछा जाएगा,
जिसमें से कोई 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता है और इधर 5 लॉन्ग आंसर और एक जो गद्य व्याख्या खंड रहता है जिसमें से पूरा अच्छे हुआ उसमें से कोई 3 ही लिखना है। लेकिन एक चीज़ आपको है कि वहाँ पर अनिवार्य हो जाता है भाषा व्याख्या खंड में 7-8 ऑप्शन मिलेगा आपको, उसमें से कोई 2 लिखना है, कोई 2 व्याख्या खंड लिखना है और 2 लॉन्ग आंसर, यानी कि 3 गद्य पद हो गया और 3 भाषा और साहित्य। तो 6 क्वेश्चन लिखना होता है, हर एक क्वेश्चन 50 नंबर का होता है, 50 नंबर का 300 नंबर। तो मैंने वही मैथिली लिखा था और 64, 65 और 66 तीनों में मेरा मैथिली ही ऑप्शन रहा है। यूपीएससी में भी मेरा ऑप्शन मैथिली ही है। तो बाकी आप लोग जो भी ऑप्शन रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बुक कौन सा खरीदना? मैथिली के लिए मैथिली की तो मैंने पहले ही बताया, क्लास मैंने किया था सुरेंद्र सर के पास। और उसके अलावा काफ़ी सारे बुक है, जैसे कि एक सर के द्वारा हाल ही में लिखा भी गया है सुरेंद्र सर के द्वारा, एक भाषा और साहित्य पे, मैथिली की भाषा साहित्य पे। और मैं ये चीज़ हो सकता है कि यहाँ पर उपलब्ध करवा दूँगा बाद में, मेरे पास अभी है नहीं वो चीज़, उसका वो है उस किताब के बारे में इन्फॉर्मेशन। और उसके अलावा एक गद्य गौरव भी है किताब। लेकिन ये सारी चीज़ें तब है कि तब यदि आपके पास अच्छा नोट्स यदि अवेलेबल हो जाए तब आप जा करके ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। क्योंकि अब जी कोई पूछ रहे हैं क्या सर? इंटरव्यू में हिंदी और इंग्लिश में, मतलब अगर इंग्लिश में इंटरव्यू से तो अच्छा मार्क्स लगा नहीं, ये मुझे लगता है कि ये एक भ्रांति है, क्योंकि हिंदी मीडियम से भी इंटरव्यू देने वाले को काफ़ी अच्छा नंबर मिला है। और ये मैं बता दूं कि मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड हैं जिन्हें 90 नंबर मिला है, 92 नंबर मार्क्स पे मिला है। एक व्यक्ति को कृष्ण कुमार नाम पर रखा है, उसे 92 मार्क्स मिला है। लेकिन 90 तो काफ़ी लोगों को मिला है जो कि हिंदी मीडियम में जिन्होंने दिया था। मेरे ही एक भैया हैं, पंकज भैया, उन्हें 90 मार्क्स मिला है। ऑप्शन उनका भी मैथिली ही था। तो बोर्ड उनका दीप्ति मैम के बोर्ड में था इंटरव्यू, मेरा भी दीप्ति मैम के बोर्ड में था इंटरव्यू। और इस वजह से हिंदी इंग्लिश कुछ, यहाँ तक कि बिहार में तो ये है कि थोड़ा यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो कुछ और लाभ ही मिलेगा, इसका खामियाजा नहीं होना पड़ता है। यहाँ के साथ ऐसा कुछ नहीं। इंटरव्यू में था सर आपका हिंदी में इंग्लिश? मेरा मीडियम हिंदी है। मैंने पहले ही बताया कि जो सर रंजीत सर हमारे जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, उनका जो मीडियम रहा, जितनी सारी चुनौतियों से सामना करके आगे बढ़े, वो सारी चीज़ लगभग हमारे साथ भी वही शुरू करती है। इसलिए मेरे लिए हमारे आदर्श का मेरे रंजीत सर यही हैं सिविल सर्विस के, क्योंकि जो भी प्रेरणा मुझे मिलती है सर से ही मिलती है। क्योंकि सर जहाँ से निकले हैं और जिस तरह से आगे बढ़ते हैं और आज युवाओं के लिए सिविल सर्विस की प्रतियोगी दुनिया में युवाओं के लिए एक लगते हैं आइकन, यूथ आइकन के रूप में सर बढ़ती है। पूरे बिहार के। हाँ, और कुछ यदि कोई नहीं, वहाँ पर ऐसा कुछ फॉर्म भरने वक्त आपको ये नहीं देना होगा कि कौन सा मीडियम आप दे सकते हैं इंटरव्यू। वहाँ जाते ही आप हिंदी में ही संवाद स्टार्ट होती है। यदि आप इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो वहाँ आप कर सकते हैं कि मैं ज़्यादा इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ, नहीं तो फिर आप हिंदी में संवाद